जब भी गुलों को जरूरत पड़ी लहू से सिंचाए हमने, और आज जब गुले बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है। अखिलेश यादव जी के लिए संदेश है कि उन्होंने क्षत्रियों का साथ उनको न मिला था, अब न मिलेगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ये गद्दार है। ये जो उनका जो शब्द था, ये सबसे बुरा शब्द था, और इसकी कीमत तो उनको चुकानी पड़ेगी। हालांकि वर्तमान स्थिति में लोग राजनीति इसीलिए करते हैं कि लोग पैसा कमा सके, लेकिन राजनीति पैसा कमाने का जरिया नहीं है, राजनीति सेवा करने का, सेवा भाव से है। तो मुझे लगता है कि इसका नाम राजनीति ना करके इसका नाम सेवा नीति होनी चाहिए। अभी आरजेडी के सांसद हैं, वो इतने बड़े, मतलब समझिए कि उन्होंने स्कैम किया था देश के फर्टिलाइजर घोटाले में। उनका नाम मैं मतलब लेने में मुझे शर्म नहीं आएगी, अमरिंदर धारी सिंह नाम है उनका। हमर क्षेत्र जो है वैशाली, वो गणतंत्र के जननी है, ठीक है। तो गणतंत्र के जब जननी है वो, तो ओकर में अपने आप अपन एक मिठास है। हिंदुओं के लिए उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करा, इतनी बड़ी सौगात दी यहाँ पे, धारा 370 हटवाया। उन्होंने नहीं करा है, नहीं नहीं, हमारे उनके काल में, कार्यकाल में ये हुआ है। तो उससे पहले क्यों नहीं हुआ? नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर द कैजुअल टॉक के नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, आइए उनसे मिलाती हूँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ नेहा जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट पे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप, कौन हैं आप, क्या करते हैं, दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं बिहार के एक छोटे से गांव, हसनपुर है मेरे गांव का नाम, और महनार विधानसभा के अंतर्गत आता है वो। वैशाली मेरा जिला है, और वहाँ से हूँ मैं। वर्तमान में पटना में रहता हूँ, और बस लोगों की सेवा में हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ। लोगों की सेवा में किस प्रकार से? किस प्रकार से? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे राजनीति के क्षेत्र में हूँ, तो जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, नीडी लोग, जिनको कुछ ही आए दिनों बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके हॉस्पिटल्स में या फिर उनको जो उनकी जो दिनचर्या में जो चीज़ें उनकी लगती हैं, उन चीज़ों में मैं उनकी मदद कर सकूँ। तो ये वर्तमान में तो फिलहाल यही हो रहा है, लोगों की सेवा कर रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, आपने फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम किया है, फिर अचानक से राजनीति की ओर कैसे रुख कर लिया? देखिए, फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री बहुत पहले मैं उसी क्षेत्र में था, और राजनीति में आने का कारण रहा कि मुझे कुछ बदलाव करनी थी। मुझे अपने क्षेत्र में, मुझे अपने भाइयों के साथ, या मुझे यूँ कहें कि मेरा जो क्षेत्र है वहाँ कुछ बदलाव करना था। और बदलाव करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब बिहार में आप देखेंगे तो बदलाव कितना भी आप क्रांतिकारी बन जाइए, कितने बड़े भी क्रांति लेके आइए या कुछ भी लेके आइए, लेकिन जब तक आप राजनीति के क्षेत्र में नहीं है और राजनीति के क्षेत्र में एक्टिवली रूप से नहीं है, तब तक कोई बदलाव नहीं आना है। और वो भी बदलाव तब आएगा जब, देखिए, आप अपनी आवाज़ उठा के मर जाइएगा, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन वो बात जब आप सदन में बैठेंगे और सदन में सबके बीच कहेंगे, तब लोग आपकी बात सुनते हैं और आपको समझते हैं। तो ये इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो समाज है या मेरा जो क्षेत्र है, जो हमेशा से उपेक्षित रहा है, उसको थोड़ा अपलिफ्ट कर सकूँ। अच्छा, राजनीति में आने का जो फैसला था, व्यक्तिगत था या सामाजिक या पारिवारिक कोई दबाव? नहीं, ये मेरा फैसला यूँ कहें कि व्यक्तिगत ही है, क्योंकि ये बदलना तो मुझे ही था कि भाई नहीं, मैं अपने समाज को बदलूं, मैं अपने समाज को जहां देखना चाहता हूं। और मैंने कई लोगों का सपोर्ट भी किया इससे पूर्व, कई लोगों को कहा भी कि ठीक है, आप हमारी बातों को आगे बढ़ाइए, करिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो अच्छा, आपने अपने क्षेत्र में कौन सी ऐसी त्रुटियां देखी जिसको देख के आपका मन हुआ कि राजनीति में जाते हैं, सत्ता का पावर होगा तो हम यहाँ पे कुछ चेंजेज आ सकते हैं? ऐसी क्या त्रुटियां हैं वहाँ? देखिए, बहुत सारी त्रुटि है। जैसे मैं अभी अपने महनार विधानसभा की बात करूंगा। हालांकि आप तो जानती हैं मैं किसी एक विधानसभा से बंधा हुआ नहीं हूँ, लेकिन वर्तमान में जहाँ मेरा घर है, मैं वहाँ की बात करूँ। देखिए, आज पटना से एकदम निकटतम है क्षेत्र वो, और इतना निकटतम, इतना करीब होने पे भी वहाँ पे जो आज मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे रोड, हमारे यहाँ ढंग का सड़क कहीं नहीं है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है हमारे महनार विधानसभा का, लगभग 3.5 लाख से ऊपर वोटर हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। और उनके लिए मतलब विशेष रूप से जो सुरक्षा चाहिए, एक ही थाना है हमारे यहाँ,
तो आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटित होती रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, सड़क अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो वहाँ पे, और खासकर कि इतना समय हो गया एक ढंग का कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ सके वहाँ पे, एक ढंग का कॉलेज नहीं है। तो एक कॉलेज हो अच्छा, अच्छा अस्पताल हो हमारे यहाँ। अस्पताल भी क्या स्थिति में है, सामुदायिक अस्पताल, ये आप जाके देखेंगी तो आपको पता चलेगा, ढंग का अस्पताल भी नहीं है हमारे यहाँ। तो अब आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अगर हमारे यहाँ ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो फिर क्या ही कहूँ मैं आपको। अच्छा, बिहार में वर्तमान राजनीति को आप कैसे देखते हैं? हाँ, बिहार में वर्तमान राजनीति देखिए, मैं सही मायने में ये जो शब्द राजनीति है ना, ये राजाओं के समय में ये शब्द आया राजनीति, क्योंकि राजा राज करते थे तो वो राजनीति था। लेकिन अब जो है ये लोकतंत्र है ना। यहाँ पे जनता आपको इलेक्ट करके ऊपर लेके जाती है और जनता वोट करती है, जनता आपको चुनती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के माथे पे एक क्या कहे, एक कैंडिडेट थोप दिया जाता है। जैसे पहले था ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब भी वही कहानी है। व्यवस्थाएं तो बदल गई हैं, लेकिन चीजें आज भी वैसी ही चल रही हैं। अभी भी जो बड़े नेता हैं उनके ही बेटे राजनीति में आएंगे। इशारा किसके तरफ है? नहीं, इशारा मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ये है। और देखिए, एक दो लोग करें तो ठीक है, मान लीजिए जिनका पृष्ठभूमि ही रहा है कि नहीं हम राजनीति ही कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा किसी और को कोई काम नहीं है, तो चलिए ठीक है, वो धरोहर के रूप में उसको संभाल सकता है। लेकिन लालू यादव के बारे में बोल रहे हैं क्या? लालू जी के बारे में तो सब जानते हैं कि उनका पेशा ही राजनीति रहा है, ठीक है। आप कहीं और भी अगर आप जाएंगे तो कई लोग ऐसे हैं कि जो राजनीति के अलावा भी कई सारे काम करते हैं। राजनीति पैसा कमाने का जरिया नहीं है। हालांकि वर्तमान स्थिति में लोग राजनीति इसीलिए करते हैं कि लोग पैसा कमा सके, लेकिन राजनीति पैसा कमाने का जरिया नहीं है। राजनीति सेवा करने का, सेवा भाव से है। तो मुझे लगता है कि इसका नाम राजनीति ना करके इसका नाम सेवा नीति होनी चाहिए। आप जब यहाँ आ रहे हैं और लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं तो उसको सेवा नीति कहिए। सेवा करने के लिए हम आ रहे हैं लोगों, क्योंकि जो लोग अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जो लोग अपनी व्यवस्थाओं को बदल नहीं पाते हैं, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और अगर आपको जनप्रतिनिधि चुनते हैं और चाहते हैं कि आप उनकी हक और अधिकार की बात जाके आगे करें, तो आपको भी उनके उम्मीदों पे खरा होना होगा ना। यहाँ ऐसे थोड़ी है कि भाई हम ठीक है, हम बन गए तो हम आज अपने बीवी को बना देते हैं, फिर अपने बच्चे को बना देते हैं, फिर अब बच गया तो जितने लोग हैं सबको बना दिया। और सिर्फ इसलिए बना दिए क्या, ठीक है भाई कि अभी तो हम नेता हैं तो अभी हमको यहाँ से वो क्या कहते हैं सैलरी आ रही है, उसके बाद फिर पेंशन आएगा तो सबका लाइफ सिक्योर हो गया। लेकिन उन तमाम जनताओं का क्या जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास करके आपको सदन में भेजा है, अब कहीं ना कहीं उनके विश्वासों का गला घोट रहे हैं ना। तो ये चीजें मुझे लगती है कि राजनीति के अंदर बहुत बदलाव की जरूरत है। जनता को भी जागरूक होना होगा, जनता को भी समझना होगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, ये बहुत जरूरी है। लालू यादव आपको कैसे लगते हैं? आपको लगता है कि बिहार में उन्होंने कुछ बदलाव लाया है? लालू यादव लालू यादव, मुझे जब मैं छोटा था तो मैं बहुत मिमिक्री करता था उनकी। लालू यादव बड़े फनी नेताओं में से एक थे। लेकिन लालू जी ने उनके, जब देखिए हर नेता का अपना अपना एक समय काल रहा है। लालू जी का जो काल होगा उस काल में लगता है कि उनको लगता था कि भाई यही डिमांड है, तो उन्होंने उस तरह की उस समय राजनीति की होगी। लेकिन अब उसी चीज को लेके अब तक अगर आप ढो रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। लालू यादव जी ठीक है, एक समय से चलिए आए अपने समय में कि हाँ भाई ठीक है, हमको अपने जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, उनके लिए हमको बदलाव करना है। लेकिन वो बदलाव करते करते कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही बदलाव करने लगे, अपने ही घर के इर्द गिर्द सत्ता को घुमाने लगे, तो फिर वहां गलत हो गया। वो एक इंग्लिश में कहावत है कि अगर इफ यू वांट टू नो द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, गिव हिम अ पावर। यानी अगर आप किसी मर्द के चरित्र को जानना चाहते हैं तो उसको पावर दे दीजिए, उसका चरित्र आपको समझ में आ जाएगा। तो यही है, जब उनको पावर मिला तो उन्होंने अपने चरित्र को दिखा दिया। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय है आपकी? दोनों ईस्ट वेस्ट हैं। हालांकि तेज प्रताप जी बड़े लड़के हैं लालू जी के, और मुझे लगता है कि सब सच्चे सनातनी हिंदू वही हैं उनके घर में, ठीक है। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद है वो मुझे ऐसा लगता है, और सच्चे सनातनी हैं, ठीक है, और भगवान की पूजा काफी मन से करते हैं जो दिखता है हमें, और अपने माता पिता को भी बहुत
प्रेम करते हैं। और देखिए कब नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के बाहर आते हैं। देखिए इंतजार कीजिए सही समय का। अच्छा, पहले आप वीआईपी पार्टी में जुड़े हैं जी। और अब बीजेपी में, क्या वजह है? क्या आपको वीआईपी पार्टी में वो जगह, मान सम्मान नहीं मिला, तिरस्कार हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुकेश जी हमारे अच्छे मित्र भी थे और अभी भी हैं। हम लोग देखिए, हम लोग का राजनीतिक मतभेद है, ठीक है, कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। और मुकेश सहनी जी का, उनकी पार्टी जब शुरू में हम लोगों ने ज्वाइन की थी तो उस समय वो एनडीए के पार्ट थे, तब हमने ज्वाइन किया था। उसके बाद जैसे ही गठबंधन टूटा तो उस समय वो किसी के साथ नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर जब वो एक ऐसे गठबंधन के साथ आ गए जहाँ मेरा टेम्परामेंट नहीं मिलता है, मेरा जो मेंटालिटी है नहीं मिलता है, तो चूंकि मैं बड़ा धर्म को साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ, धर्म के साथ धर्म में विश्वास रखता हूँ। और फिर एक ऐसा सडनली गठबंधन सामने में आ जाता है जो कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके साथ उसके सहयोगी अगर वो हैं तो फिर मुझे असहजता होने लगती है थोड़ी सी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं अपना एक अलग रास्ता, अपना किनारा जो है मैं ले लेता हूँ, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? अच्छे व्यक्ति हैं, राजनीति में अच्छा कर रहे हैं अपना, और ये तो लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को कुछ भी अच्छा करने की जवाबदेही है। और उनको लगता है कि चलिए, उनको लगता है कि उनके करने से बिहार बदल जाएगा, तो मोस्ट वेलकम इस है बार राजनीति में। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, क्या यह सत्य है? मुझे नहीं लगता है, उनके अपने एजेंडे हैं, वो अपने एजेंडों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी के करने से बिहार बदल जाए तो हर पार्टी तो यही चाह रही है कि बिहार का बदलाव हो, तो वो स्वतंत्र है बदलने में। अच्छा, बीजेपी को ही आपने क्यों चुना? बाकी भी तो पार्टियां थी। मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी को चुनने के पीछे था कारण कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनका जो ऑरा, उनका जो व्यक्तित्व, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश के अंदर काम किया है, देश को कैसे सशक्त किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। धारा 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और शायद ही कोई ऐसा सनातनी होगा और हिंदू होगा जो इस चीज़ को नहीं समझेगा। पूरे विदेश में भी, इवन पूरे विदेश में आज हिंदू धर्म का कितना बड़ा डंका बज रहा है। आप सऊदी अरब जाइए, वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में निर्माण हो रहा है, अलग अलग जगह पे। और अभी जो रशिया में जो लड़ाई हो रही थी, वहाँ भी आपको पता है ना कि दूसरे देश के लोग भारत का झंडा लेके बच बच के आ रहे थे। तो ये पावर जो हमारे भारत को मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिली है। तो एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता है कि ऐसे देश में हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, तो उनके विचारों से प्रभावित होकर इसमें डेफिनेटली आया हूँ। अच्छा, फिर ये सौगात मोदी क्या है? क्या ये किसी विशेष वर्ग को राजनीति के लिए खुश करने की कोशिश की जा रही है, या इसके पीछे कुछ और उद्देश्य है? नहीं देखिए, सौगात मोदी, मैंने बताया ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो किसी एक पुनवे के या किसी एक धर्म के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना। आपको मतलब वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो हमारे यहाँ मुसलमान भाई भी हैं, हमारे यहाँ हिंदू भाई भी हैं। तो हिंदुओं के लिए उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करा, इतनी बड़ी सौगात दी यहाँ पे, धारा 370 हटवाया। उन्होंने नहीं करा है, नहीं नहीं, हमारे उनके काल में, कार्यकाल में ये हुआ है। तो उससे पहले क्यों नहीं हुआ? उनसे पहले क्यों नहीं हुआ? इनके कार्यकाल में हुआ ना। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए इसमें कई सदियों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कई सदियों से। आपको मैं बता दूं, ये तो कांग्रेस के काल में ही खुल गया था। उनका जो दरवाजा सबसे पहले राजीव गांधी जी ने खोला था, लेकिन फिर वही लोग विरोध करने लगे उसका। उन्होंने रामलला को देखे ना कि किस तरीके से टेंट पे भगवान राम इतने साल तक रहे, और भगवान राम को प्रूफ देना पड़ा कि भाई हम मतलब मैंने यहाँ जन्म लिया था। ये तो देश की विडंबना है कि आप जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसको भी अपना जो है कि प्रमाण देना पड़े कि भाई नहीं, हमने यहाँ जन्म लिया था। तो ये हमारा देश क्या ही कहूँ मैं। लेकिन चलिए, खैर जो भी लोग ने मिलकर ये कार्य किया है और उनके कार्यकाल में हुआ, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं, देखिए स्टार्स का खेल है, तो कहीं ना कहीं किन्हीं का स्टार्स मिला, टकराया, और उस समय ये ग्रह नक्षत्र एक साथ एकत्रित हुए, तो ये शुभ कार्य हो गया। चाहे जो भी तरीके से हो, तो ये कार्य हुआ। और अभी जो बात करें कि सौगात मोदी, तो मोदी जी ने
हमारे भाइयों को, अभी ईद है, ईद के समय में ईदी दी जा रही है, तो इसमें बुरा क्या है भाई? इसमें तो अच्छी बात है कि जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको ईदी मिल रहा है, और अच्छी चीज़ है ये तो। उसमें है क्या? उसके अंदर देखिए, उसके अंदर बहुत सारी गुडीज़ हैं, कुछ वस्त्र हैं, अंग वस्त्र हैं, और यही सब चीज़ें हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, तो ये मतलब वोट बैंक का काम नहीं करेंगे नहीं नहीं, ये नहीं, ये आप एक बात बता दूं मैं, जी। अभी आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी मिल रही है पूरे बिहार में, मैं बिहार की बात बताता हूँ, यहाँ ये देख के लोगों को आवास योजना नहीं दी जा रही है कि आप किस जाति के हैं, आपका नाम राम है कि आपका नाम रहीम है, ये पूछ के नहीं दी जा रही है, सबको दी जा रही है। अभी आयुष्मान कार्ड आप देख लीजिए, ये पूछ के नहीं दिया जा रहा है कि आपका जात क्या है, आपका धर्म क्या है, ये सबको मिल रहा है। तो इसको कहेगा कि वोट बैंक की राजनीति है, तो ये मैं इसको पूरी तरीके से नकारूंगा और ये गलत है। ये देखिए, ये क्या है, हमारे देश को एकत्रित करने का, और ये हमारे मुसलमान भाई भी समझ रहे होंगे चीज़ों को, कि जब हमारे देश का बंटवारा धर्म के नाम पे ही हुआ था, जो भाई यहाँ रहे वो इसीलिए रहे कि उनको अपने हिंदू भाइयों के साथ रहना था और उनके साथ मिलकर रहना था। जो लोग यहाँ से दूसरी जगह गए उनको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से मतलब था, ठीक है, लेकिन यहाँ जो भाई रहे उनको होली भी मनानी थी हमारे साथ, उनको हमारे साथ दिवाली भी मनाना था, उनको हमारे साथ छठ भी मनाना था, और हमारे साथ अच्छे से रहना था। लेकिन कुछ चंद नेता यहाँ आ गए और उन्होंने इस तरह का जो फतवा और कलमा ले आया कि अल्लाह अकबर और दुनिया जान का जो नारा ले आए, तो हमारे देश को तोड़ने का वो काम किए। तो हमारे देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं ये गलत है। इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि जब 100 हिंदू है ना, 100 हिंदुओं के घर के बीच में अगर एक मुसलमान है तो वो सुरक्षित है। 100 हिंदू मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। और इसको अगर रिवर्स करे तो, ये आप देख लीजिए। और इसको रिवर्स करे हाँ, तो इसको रिवर्स करें आप। हाँ? देखिए, इसको ऐसे मानसिकता बना दी गई है लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो काफिर है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वाकई में अगर इस्लाम को लोग मानते हैं और इस्लाम को लोग पढ़े, ढंग से पढ़े, तो फिर उसकी देखिए, हमारे यहाँ मैं पहले ही बताता हूं कि हमारे यहाँ इस्लाम जब बढ़ा शुरू में, और जब लोगों को इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, तो 3 कारण थे, प्रमुख 3 कारण था। पहला कारण जो था कि लोग डर से इस्लाम कबूल कर रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, उनके बच्चों को मारा जा रहा था, तो डर, कहीं ना कहीं डर का भावना हो गया था कि भाई नहीं, अब अगर नहीं कबूल करेंगे तो ये भी पीढ़ी को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वो डर से कबूल कर लिए। दूसरा कारण था कि कई लोग ऐसे थे जो उस समय भी ये गंगा जमुना तहजीब को समझते थे, तो उस समय भी जो थे तो बहुत समझते थे कि भाई चलो सहज है, हमको बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं रहना होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा नहीं, तो उन्होंने सहजता की तरफ उसको कर लिया। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था वो था कर, जजिया कर, कि जो भी हिंदू भाई और हिंदू लोग जो भी धार्मिक स्थल पे जाएंगे या फिर कोई भी उस धर्म को मानेंगे, तो उनको ये कर देना होगा। और उस समय एक गरीब हिंदुओं के लिए ये कर बड़ा बोझ था उनके लिए, तो ये आर्थिक मार जो उनके ऊपर इतना पड़ रहा था, तो उससे बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और कई यातनाएं दी गई हैं। तो अब पिक्चरों के माध्यम से भी आपको देखना, अच्छा, फिर संभल की घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर बनारस में काशी विश्वनाथ? देखिए, जो संभल की घटना थी उस समय, और हमारे काशी विश्वनाथ में, ये सब देखिए चलते रहेगा, ये सब चीज़ें चलते रहेंगी जब तक ये पृथ्वी रहेगा। वैचारिक लड़ाई और धार्मिक लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, और हमें लगता है कि जो सत्य का होगा, और हमेशा सत्य की विजय हुई है, हर युग में विजय हुआ है, इस युग में भी सत्य की ही विजय होगी। इस वजह से एक वर्ग का कहना है कि नवरात्रि, होली या उनके अन्य त्योहारों पर ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? देखिए, नवरात्रि होली में कदम किस तरीके का कदम, आप जैसे ये सौगातें मोदी निकाले। हाँ, देखिए, अभी क्या है कि इससे पहले भी कई सारे आप देखेंगे कि कई सारे इतने धार्मिक आयोजन होते हैं जहाँ पे सरकार बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका रखती है, और ये बड़ा अच्छा सवाल है कि क्यों नहीं की जाती है। तो इससे पहले उन्होंने ऐसी बातें क्यों नहीं कही? ऐसे नेताओं को आगे लाइए, और मैं तो कहता हूँ कि बड़ा अच्छा बात का है। आने वाले समय में मैं ये मांग उठाऊंगा कि हमारे नवरात्रि में भी लोगों को इस तरह का सौगात मिले, हमारे होली में लोगों को इस तरह का सौगात मिले। आने वाले समय में हम इस बात को आगे लेके आएंगे।
जो पहले नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आने वाले समय में ये हम करेंगे और इसकी पहल मैं आने वाले नवरात्रि से करूंगा। आप जिन भाइयों की बात कर रहे थे, इस्लाम की बात कर रहे थे, या जिन मुसलमान भाइयों की बात कर रहे थे, अभी रामनवमी आने वाला है जी। और हर साल रामनवमी के उपरांत दंगे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको बता दूं, महनार मेरा घर है और हम बहुत धूमधाम से वहाँ हम लोग रामनवमी मनाते हैं। हजारों हजार की संख्या में रामनवमी का बड़ा सा जुलूस चलता है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने मुसलमान भाई दोनों तरफ स्टॉल लगाकर रामनवमी में जो जो जुलूस में घूमते हैं ना, भगवान बने, उनको शरबत पिलाते हैं, उनको जूस पिलाते हैं। तो ये है हमारे यहाँ का खूबसूरती। अब उसी में एक दो को दंगाई कहीं से आ जाए और दंगा कर दे तो वो गलत है, ठीक है। हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ ये जो राजनीति कर रहे हैं लोग, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का। जिस दिन ये दोनों कौम, आपको मैं बताऊं हमारे यहाँ क्या था, जब अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, ठीक है, तो उस समय क्या धर्म की लड़ाई थी? उस समय किस चीज की लड़ाई थी? उस समय लड़ाई थी स्वराज की। उस समय लड़ाई थी हम आजाद हो जाए। उस समय कोई ये नहीं देखता था हम हिंदू है कि मुसलमान है। उस समय सब साथ मिलकर लड़ रहे थे। किससे? अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उसमें कई मुसलमान भाई भी उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो राजनीति शुरू हो गई, अंदर ही अंदर राजनीति शुरू हो गई कि भाई नहीं, ठीक है, मुसलमान को एक अलग जगह मिलना चाहिए, हिंदू को एक अलग जगह मिलना चाहिए। और उसमें लाखों लोगों की लाश कटी, कई लोग मरे उसमें। लेकिन उसमें नेताओं को क्या मिला? जिन्ना, जो जिन्ना थे, मतलब किस लिए एक पाकिस्तान का निर्माण कराया, हमको तो यही समझ में नहीं आया। और क्यों दिया गया पाकिस्तान? अगर एक ही होता तो आज समझिए कि भारत देश और कितना ताकतवर होता, या बर्बाद हो गया होता। इब्राहिम लोदी और बाबर के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए बर्बाद नहीं होता आज। तब पाकिस्तान की हालत देखिए कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। आज वो भारत का पार्ट होता तो पाकिस्तान भी बहुत खुशहाल होता। भारत का पार्ट होता और वहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री जैसे श्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग होते तो आज हमारा पाकिस्तान भी बहुत खुशहाल होता। उसका नाम पाकिस्तान नहीं होता, ठीक है, वो भारत का ही पार्ट होता है। और अखंड भारत तो आपको पता ही है पहले कैसा था। सब जगह हमेशा खुशहाली थी, कहीं ये कट्टरता तो नहीं फैली हुई थी। हाँ, आप बताएं। फिर राणा सांगा विवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए राणा सांगा, जब दिक्कत क्या है ना कि लोग इतिहास को पढ़ते नहीं है, ठीक है, और ऐसे लोग संसद में चले जाते हैं जिनको ना किसी मुद्दे से मतलब है, ना किसी चीजों से मतलब है। अब इससे पहले तो सही बात है, मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना था। ये रामलाल जी जो सुमन है, इनका तो हमने नाम ही नहीं सुना था, जिनका नाम ही राम पे है, ठीक है। और सबसे बड़े राम विद्रोही, राम पे नाम है, राम विद्रोही, यानी सबसे अपना ही नाम का सबसे बड़ा वो विद्रोही करता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ये गद्दार है। ये जो उनका जो शब्द था, ये सबसे बुरा शब्द था और इसकी कीमत तो उनको चुकानी पड़ेगी। ये आने वाले समय में उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने इस्लाम और मुसलमान भाइयों के बारे में चर्चा किया जी। कि वो मिलके और अंग्रेजों से लड़ते थे। फिर इब्राहिम लोदी और बाबर के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए ये पुराना, जब पुराने इतिहास को आप देखेंगे तो उस समय भी जो लड़ाइयाँ थी सब वर्चस्व की लड़ाई थी, ठीक है। और आप जब इब्राहिम लोदी और बाबर की जब बात कर रहे हैं तो उस समय भी जो लड़ाई थी कहीं ना कहीं अपने राज्य को स्थापित करने की लड़ाई थी। और हमारे वीर प्रताप महाराणा सांगा जी, उनकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से जब हुई थी। आप इस मसले में बात करिए या बाबर और इनके बारे में बात कर रही हैं? हर मसले पे, हर मसले में बात करें। तो बाबर को किसने बुलाया? सबसे बड़ा मसला तो यह है कि बाबर को बुलाया किसने। अब सतीश चंद्र जी की एक बुक पढ़िएगा, हिस्ट्रियन है बहुत बड़े, तो उन्होंने किताब में उनके बुक में भी लिखा हुआ है कि द ट्रुथ ऑफ मिडिवल इंडिया करके ऐसे कुछ है उनका बुक, तो आप उसमें पढ़िएगा। उसमें भी लिखा हुआ है कि जो पंजाब के गवर्नर थे, ठीक है, जो इब्राहिम लोदी के आदमी थे, उन्होंने उनको बुलाया, ठीक है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कौन खान थे, फिर नाम दौलत खान। तो दौलत खान जो है, दौलत खान लोदी जो है, उन्होंने बुलावा भेजा था बाबर के पास कि भाई आप आओ यहाँ पे, दिल्ली का जो सल्तनत है और दिल्ली के जो
राजा है इब्राहिम लोदी, वो बहुत ज़्यादा क्रूर होते जा रहे हैं और हमको हटाने की प्रक्रिया में है। तो आप आइए और आप हमारी मदद से चलिए और उनको हरा के उस सत्ता को हटा दीजिए, ठीक है। बाबर तो चूंकि लूट मार के लिए ही जाना जाता था उस समय भी, बाबर तो लुटेरा ही था। आपको भी पता है कि बाबर लुटेरा था। वो हमको लगता है कि छठी या सातवीं बार उस समय उसको बुलाया गया था कि तुम आओ यहाँ लूट मार करो और तुम जाओ, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ आया तो व्यवस्थाएं अलग तरीके से हो गई। वो आया और यही का पार्ट बन गया। तो उस पार्ट को हटाने के लिए युद्ध हुआ था, ना कि उनको बुलाया गया था महाराणा सांगाजी द्वारा, ये नहीं हुआ था, ठीक है। और बाबर ने तो बाबरनामा में भी लिखा है कि उनसे बड़ा युद्ध मैंने आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखा। जो खांडवा का जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने भी, क्योंकि 84 घाव उनके तन पे लगे हुए थे। सोचिए, एक पैर कटा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ है, एक आंख निकली हुई है, और ऐसे ऐसे 84 घाव पूरे बदन पे लगा हुआ था। और वो व्यक्ति तब भी लड़ने के लिए तैयार था। एक उसमें भी तो कहावत भी है कि 84 घाव थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, लड़ने के लिए निरंतर तैयार था वो। तो ये ऐसे योद्धा हमारे देश में रहे हैं, हमारे क्षत्रिय समाज में रहे हैं, तो हमें गर्व होता है ऐसे योद्धाओं पर। और उनको देखकर उनको आदर्श हम मानते हैं। महाराणा प्रताप जी के दादा थे वो, ठीक है। महाराणा प्रताप स्वयं इतने बड़े योद्धा थे। और किसी के आदर्श के बारे में अगर इस तरीके का कोई सवाल उठाता है आज के समय में, जिनके दादा परदादा और मतलब स्वयं उन्होंने अपने जीवन काल में, मैं कहूँ दूसरे के समाज छोड़ दीजिए, अपने समाज के लिए अगर वो कहे कि मैंने अपने समाज के लिए कुछ एक बेहतर कार्य किया होगा, तो वो भी जीवन में नहीं किया होगा। वो उन्होंने सिर्फ और अपने लिए कार्य किया होगा। पेंशन और सैलरी पाने के लिए राज्यसभा सांसद बने, और क्या किए होंगे वो अपने समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए? एक भी चीज कहा हुआ है क्या? कभी नहीं। आज अगर देश में आप देखिएगा कि अभी भी जिस समाज को, क्षत्रिय समाज को आज सबसे ज्यादा उनको विलन बताया जा रहा है, ठीक है, पिछड़ों के द्वारा, दलितों के द्वारा, सबके द्वारा, कि भाई वो सबसे बड़े विलन है, सबसे बड़े। आप देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अपने जीवन काल में मंडल कमीशन को लागू किया था, और 27% पिछड़ों के लिए आरक्षण किसने दिया? वीपी सिंह ने दिया। तो वीपी सिंह किस जाति से थे? राजपूत थे। तो अब ये बताइए ना कि इनकी जाति से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हीं की कौम को कुछ दे दिया हो? आज तक तो हिम्मत नहीं हुई। जो देते आए हैं जिस कौम के लोग, उन्हीं के ऊपर ये सवाल उठाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ की, सबसे बड़ा मतलब हम क्या कहें, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि बताइए, जीवन भर जिसने दिया, अपने पूरे सर्वस्व चीज को दे दिया, उस व्यक्ति के ऊपर भी अगर आप आज सवाल उठाते हैं तो ये बुरा है। रामजी लाल सुमन ने कहा है कि वह इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे। आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या आपकी संगठन ने अब तक इस मुद्दे पर कोई कार्य किया है? हाँ, हम लोगों ने केस किया है उनके ऊपर। हम लोगों ने अभी एफआईआर, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे उनके ऊपर केस किया है, केस फाइलिंग की है। और देखिए, हम लोग सनातनी लोग हैं, ठीक है, और वो भी मुझे लिखा कि इस जन्म में हम माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अगले जन्म में मांग लेंगे। 7 जन्म में विश्वास वो भी करते हैं। देखिए, माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी, और इसी जन्म में वो माफी मांगेंगे। और माफी मंगवाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 2 मिनट में माफी मांग लेंगे वो, ठीक। लेकिन चलिए, जब अगर हम लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को लेके चलते हैं, सामाजिक चीजों को लेके चलते हैं, तो सामाजिक चीज और संविधान पर विश्वास करके हम आगे बढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे अंदर के वापस उन चीजों को वो जागृत ना करे, नहीं तो फिर ये देश देखेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए कोई संदेश? अखिलेश यादव जी के लिए संदेश है कि उन्होंने क्षत्रियों का साथ उनको न मिला था, अब न मिलेगा। आने वाले समय में उनकी पार्टी, अब पता चलेगा उनको, उनकी पार्टी सपा को, कि क्षत्रियों के सेंटिमेंट के साथ खेलने से क्या होता है, ये उनको पता चलेगा आने वाले समय में। और अगर ऐसे ऐसे लोगों को वो राज्यसभा सांसद बनाएंगे, तो ना उनकी पार्टी आई थी, और आने वाले इनकी पीढ़ियां बीत जाएंगी, इनकी पार्टी कभी सरकार में नहीं आएगी, ये तय है। राजपूत समाज को अपने नायकों के सम्मान की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसके लिए तो मैंने अभी दिल्ली में जब ये हुआ था, तो जिस तरीके से सब तरह से कानून और बिल पास हो रहा है, तो हमारे जितने आदरणीय सांसद महोदय हैं और जो संसद में हैं,
वो इस मुद्दे को उठाए और इन चीज़ों को हम भी लिख के लेके जाएंगे और उनको एक ज्ञापन भी देंगे कि ये लिख के लेके जाए और इस पे एक बिल पास कराएं कि जो भी हमारे महापुरुष है उनके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करता है तो उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कानून तो पास होना ही चाहिए, क्योंकि जिस जिस समाज ने और जिस पुरोधाओं ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनके ऊपर अगर आज कोई भी एक अदना सा इंसान कोई उनके ऊपर उंगली उठाता है तो ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। तो उसके लिए हमें कड़े से कड़े कानून लाने की आवश्यकता है और जो हमारे महापुरुष हैं उनको हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारी जो पढ़ाइयाँ हैं उसके अंदर उनको लाने की आवश्यकता है कि उनके शौर्य गाथा को, उनकी चीज़ों को उनको पढ़ाना चाहिए। अभी देखिए, अभी बावरनामा बड़ा फेमस हो रहा है, बहुत लगातार आपको सुनने मिल रहा है कि बावर ने ऐसा लिखा है, ये महाराणा प्रताप ये भाई लिखा होगा कुछ, आदरणीय राणा सांगा जी ने भी कुछ लिखा होगा, पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कुछ लिखा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं प्रकाशित हो रही हैं, ये सब चीज़ें क्यों नहीं आगे आ रही हैं। बाबर ने लिखा, अकबर नामा हुआ, ये नामा हुआ, बाबर दी ग्रेट तो अकबर दी ग्रेट, तो महाराणा प्रताप दी ग्रेट क्यों नहीं। हाँ, आप देखिए ना कि कितना हम लोगों ने सब चीज दिया, उसके बावजूद भी, मतलब ये तो वही बात हो गई कि जब भी गुलों को जरूरत पड़ी लहू से सिंचाए हमने, जब भी गुलों को जरूरत पड़ी लहू से सिंचाए हमने, और आज जब गुले बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है। सब चीज लाके दे दिया और बोला तुम निकलो यार यहाँ से, निकलो यहाँ से। ऐसे होगा थोड़ी। राजपूत समाज को एकजुट करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, राजपूत समाज एकजुट होगा। अभी अब क्या है ना कि अब धीरे धीरे फिर वापस जागृत हो रहा है। और एक समय था जब अभी आपने सांगा जी का जब इतिहास निकाला है तो उस समय भी राजपूत समाज एकत्रित हुए थे और इब्राहिम लोदी और अकबर के खिलाफ, बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो हमें लगता है कि इतिहास ने या ईश्वर ने वापस इन मुद्दों को जागृत कर दिया है कि वापस से सब राजपूत समाज एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होंगे, और जो लोग ऊपर में बैठे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं, ठीक है, उनको पुनः समझाने की आवश्यकता पड़ेगी राजपूत समाज की तरफ से, और राजपूत समाज के लोग वापस से वो सब चीजें स्थापित करेंगे और अपने समाज का और साथ साथ अपने समाज से जो उनके जो भी दबे कुचले समाज है सबके अपलिफ्टमेंट का काम वो करेंगे। और देखिएगा आने वाले समय में क्षत्रिय समाज का एक बड़ा योगदान होगा सत्ता के अंदर करने के। राजनीति की चाह रखने वाले युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं कहूँगा कि भाई आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन अगर आपके घर में 2 बेटा है तो एक बेटे को जरूर राजनीति में लाइए, क्योंकि ये जितने लोग बाहर में स्ट्रगल करेंगे ना, उनकी हक और अधिकार की बात वो आपका बेटा ही करेगा जो राजनीति में। और राजनीति में आना ही चाहिए युवाओं को, क्योंकि युवा जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, आप देखिएगा देश का पुराना समय देखिए ना, जितने लोग ने बदलाव लाए वो सब युवा थे, वो सब कहीं ना कहीं, जैसे आप हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, वो सब युवा काल से ही राजनीति कर रहे हैं, सब लोग, तब ना एक समाज में बदलाव लाए। और लोग होता क्या है ना कि मैक्सिमम लोग अभी के समय में लोग किसी नौकरी में है, किसी बड़े पद पे हैं और सबसे रिटायरमेंट हो गया, उस समय उनको ये ख्याल नहीं होता कि हमको देश और दुनिया की सेवा करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब रिटायर हो गए उसके बाद आते हैं कि अच्छा अब हमको तनी देश का सेवा करना है। अरे भाई, जब आप पद पे थे तब भी तो आप सेवा कर सकते थे, तो उस समय नहीं करते, ठीक। और ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसा कमा लेंगे कहीं से जाके और कुछ बड़ा कुछ कर लेंगे, उसके बाद आएंगे राजनीति में कि हाँ भाई हमको सेवा करना है। असल में उनको सेवा नहीं करनी होती। अगर सेवा करना होता तो उस समय जब पावर में थे, जब व्यवस्थाओं में थे, तब भी कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसे लोग जो आते हैं ये सेवा करने नहीं आते, ये चाहते हैं कि भाई हम जब तक पावर में थे तो थे ही, इसके बाद भी हमको वापस वो पावर मिल जाए और एक और जो है अर्निंग की व्यवस्थाएं बन जाए। और जो लोग बिजनेस करके, बड़ा बिजनेस करके आते हैं, वो लोग इसलिए आते हैं कि भाई जो उनका काला धन है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए हमारा, या पुलिस प्रशासन से कहीं हमको केस है, कोई दबाव बना हुआ है तो वो एडजस्ट हो जाए। ऐसे तो मैं कई सांसद को जानता हूँ जो समझिए कि
अभी आरजेडी के सांसद हैं, वो इतने बड़े मतलब समझिए कि उन्होंने स्कैम किया था देश के फर्टिलाइजर घोटाले में। उनका नाम मैं मतलब लेने में मुझे शर्म नहीं आएगी, अमरिंदर धारी सिंह नाम है उनका। और सोचिए ईडी और सीबीआई दोनों ने उनको उठाया जब वो सांसद रहे तब, और सांसद भी इसीलिए बने थे कि हम इससे बच जाएं। लेकिन भाई ये तो देश है, यहाँ कैसे बच जाएंगे। और उसके बावजूद जब वहां से जेल से छूट के आए हैं तो अब पटना में लगे हैं सब जगह जो है जमीन उमीन को अपने कब्जे में करने में। ठीक है, कभी किसी की जमीन का रसीद कटवा लेंगे, कभी दूसरे की जमीन का रसीद कटवा लेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक एफआईआर करके केस कर देंगे और चाहेंगे कि कैसे भी सेटल डाउन हो जाए। बस यही कर रहे हैं अभी भी। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आईपीएस विकास वैभव के बारे में क्या ख्याल है? अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और अच्छा है कि एक लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से वो ये चीज़ कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति सेवा में रहते हुए भी अगर अपने सेवा दे रहा है। हाँ, और वाकई में सेवा दे रहे हैं और बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। अच्छा, आप वैशाली महनार से हैं, जी, तो आप अपने क्षेत्र में जाते हैं या सिर्फ राजनीति ही करने जाइएगा? आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? देखिए भाई, मैं अपने 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 घर का हूँ, मैं अपने क्षेत्र का हूँ, और ये कहने में मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि भाई मैं अपने गांव का एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ। ठीक है, आज भी मेरा घर आप जाके देखिए, मैंने कोई आलीशान घर नहीं बनाया है, आज भी वही सामान्य सा घर है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही घर रहे। वो नेता लोग ऐसे ही बोलते हैं, गांव में वैसा ही घर होगा, यहाँ पटना में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा। नहीं, ऐसा 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 नहीं। देखिए बताते हैं कि अभी गांव क्या है ना, गांव का शहरीकरण हो गया, हर आदमी गांव में अपना बड़ा बड़ा विला बना लिया है, और लोग ऐसे बड़े नेताएं हैं जो उन्होंने गांव में भी बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हैं, सब चीज़ बनाए हैं। लेकिन जो आम लोगों को सुकून मिलता है वो आम की पेड़ के छांव के नीचे ही मिलता है, और धीरे धीरे हमारे गांव से आम के पेड़ कटने लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज भी जब मैं गांव जाऊं तो एसी में ना रहूं, अपने आम के पेड़ के नीचे बैठूं, और वो आम का जो मिठास है वो बचपन का याद है ना, वो कभी आम के पेड़ पे बैठ के कूदते थे और वो लकड़ी उठा के खेलते थे, तो वो एक अलग मजा था उसका। अपने गंगा नदी में जाते थे, वहां नहाते थे, तो उसका वो सब चीजें मुझे आज भी बहुत याद आती हैं, और कोशिश करता हूँ जब मैं जाऊँ तो उन चीज़ों को वापस मैं जीऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव से कनेक्टेड रहूँ, अपने क्षेत्र से कनेक्टेड रहूँ, और जितने भी लोग मेरे ये चीज़ को देख रहे हैं वो भी अपने क्षेत्र में जाइए, अपने गांव में जाइए, क्योंकि गांव का घर, गांव की गलियां अब सूनी हो गई। सारे युवा कहीं ना कहीं अपने गांव को छोड़ के बाहर आ गए शहरों में, कोई बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, हरियाणा, पटना, और गांव आज युवा विहीन हो गया है। मैं सही बताता हूँ, एक समय हम लोगों का था जब बच्चे पूरे गांव में कोई छोटी सी गाड़ी आती थी तो लोग पीछे दौड़ने लगते थे। अब तो गाड़ियां कितनी आती जाती हैं, गाड़ी के पीछे दौड़ने वाला बच्चा नहीं है। तो वो मिस करते हैं अपने गांव का। गांव में कहीं जाते थे तो वो कंचा होता है ना, गोली गोली, आप लोगों को पता नहीं देखा नहीं देखा, तो वो खेलते थे लोग। अब वो खेल विलुप्त होते जा रहा है, गिल्ली डंडा विलुप्त होते जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या है ना कि अब चूंकि सब चीज़ जब आधुनिक हो रही है तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ भी स्टेडियम बने, हमारे बच्चे भी अच्छा सीखे, अच्छे स्पोर्ट्स में जाएं। हरियाणा को देखिए, अभी हरियाणा के सारे बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर, ठीक है, तो हमारे यहाँ से भी ये हो सकता है। हमारे यहाँ के भी बच्चे बहुत ऊर्जावान बच्चे हैं, सब चीज़ उनको आता है, लेकिन हमारे यहाँ संसाधन नहीं रहने की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, पैसे नहीं है, पीछे रह जाते हैं। तो इस सब के पीछे भी सरकार को कार्य करना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं कुछ प्राप्त करूँगा तो इन लोगों के लिए तो ज़रूर काम करूँगा कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं। हम लोग के समय में तो वो संसाधन नहीं मिल पाया हम लोगों को, लेकिन आने वाले समय में जब ये सब चीज़ें होंगी और शायद मुझे ये चीज़ जब मिल जाए तो उन लोगों के लिए तो ज़रूर करूँगा। जो बच्चे खेलना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए करूँगा कुछ, और ख़ास करके महिलाओं के लिए भी। अच्छा, अभी महिलाओं के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि अभी क्या है कि सरकार बहुत सारा सेंटर वेंटर खोल तो रही है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर, जैसे मान लीजिए आपको स्किल बना दिया हमने, ठीक है, आपने सीख लिया, आपने ब्यूटी पार्लर सीख लिया, आपने कंप्यूटर सीख लिया, आपने कपड़ा बनाना सीख लिया, सिलाई सीख लिया। लेकिन मान लीजिए हम 10,000 लोगों को एक विधानसभा से स्किल किए, लेकिन उसका स्किल का हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अगर हम प्रखंड स्तर पर हाँ नहीं, प्रखंडीय स्तर पर, अगर प्रखंड स्तर पर या विधानसभा स्तर पर एक बड़ा फैक्ट्री का निर्माण करें,
जहाँ ऐसे स्किल लोग काम करें, ठीक है। आप देखिएगा साउथ में, तो साउथ में कितनी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कपड़े का हब है, लोग सीख के कपड़ा बनाते हैं और देते हैं, और विदेशों में कपड़ा जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। रोज़गार समझिए कि गांव में लोगों को, महिलाओं को रोज़गार मिल जाएगा, अचार बनाना, पापड़ बनाना, और भी कई सब चीज़ें हैं, हनी बनाना। तो ये सब भी चीज़ें हो सकती है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में। लेकिन महिलाओं का एक स्किल्ड ग्रुप अगर बन जाए और ग्रुप बना के अगर इस तरह का काम हो, तो हमारा गांव भी बहुत सशक्त हो जाएगा, गांव में भी लोग आगे बढ़ जाएंगे और गांव में भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिर गांव का लोग बाहर लेबर बन के कमाने नहीं जाएगा, फिर गांव का लोग गांव में रह के खाएगा। और फिर गांव में आप जब वापस जाइएगा तो फिर आपकी गाड़ी के पीछे या कोई भी गाड़ी आएगा तो उसके पीछे फिर वैसे बच्चे दौड़ते हुए दिखेंगे। तो गांव की वो मिठास आज भी फिर जीवित हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जो गांव है ना, वो गांव जीवित हो, वो दिखे। ठीक है, गांव में पहले जो कच्चे मकान थे वो अब पक्के हो गए हैं, लेकिन गांव को थोड़ा गांव के जैसा रहना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। क्योंकि शहर और गांव में फिर अंतर क्या रह जाएगा। लोग जिस शांति के लिए जाते हैं गांव में, अभी मैं अपने गांव में जाता हूँ तो देखता हूँ कई लोगों के घर में एसी लग गया है, सब लोग आराम से एसी में रहते हैं। किसी को कहिए बाहर आने के लिए तो अच्छा आएंगे, आराम से शाम को निकलेंगे बाहर। तो ये सब व्यवस्थाएं अभी गांव में होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने एसेंस को छोड़ रहे हैं। आप समझिए, एक एसी से गर्मी बढ़ेगी, फिर दूसरा एसी, फिर तीसरा एसी, अब पता चलेगा शहर वाला काम हो जाएगा। शहर में अभी हमारी कुछ देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि अचानक टेम्परेचर 41 डिग्री बढ़ गया। आप देखिएगा, एसी के बाहर कोई खड़ा होकर दिखा दे मुझे, आप समझिए कि इर्द गिर्द में कितनी एसियां चल रही होंगी, और इसकी गर्मी कहाँ जाएगी, यही घूमेगी ना इर्द गिर्द में। तो ये जगह तो स्वतः गर्म हो जाएगा, पेड़ है नहीं यहाँ पे। तो गांव में भी वही कहानी हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, लोग एसी लगा रहे हैं। और गांव में तो भाई जब इतना पेड़ और एसी, पेड़ कट जाएगा और एसी इतना लग जाएगा, तो फिर गांव रहने लायक थोड़ी रहेगा। फिर गांव छोड़ देंगे, फिर गांव वीरान हो जाएगा। तो गांव को थोड़ा, वो मिट्टी तो गांव के अंदर रहनी चाहिए, मिट्टी का आंगन रहना चाहिए, गांव का जो एसेंस है वो जीवित रहना चाहिए। इसके ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए। मिट्टी बचाओ आंदोलन करना है हमें, ठीक है। पक्काकरण तो हो, लेकिन मिट्टी भी ज़रूर हो हमारे गांव में, क्योंकि मिट्टी से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। आने वाले समय में पता चलेगा कि हर चीज़ का पक्कीकरण हो गया और हमारे लिए खेत उपजाने के लिए मिट्टी ही नहीं बची। तो मिट्टी भी ज़रूरी है। आपकी बोलचाल की भाषा से लगता नहीं कि आप गांव कभी जाते होंगे, वैशाली जाते होंगे। अच्छा, मेरी बोलचाल की भाषा से आपको नहीं आप लगता शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। है? शुद्ध हिंदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मेरे से शुद्ध हिंदी में बात कर रही हैं। जी। और जब आप मेरे से मेरी भाषा में बात करेंगी, जैसे आप मेरी भाषा जब सुनना चाहेंगी, तो हमारे यहाँ कैसे बोलता है, हमारे यहाँ ना बज्जिका है, अच्छा। ठीक है। और आने वाले समय में बज्जिका को भी मैं चाहूँगा कि हमारे बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थान मिले। जिस प्रकार मैथिली को मिल रहा है, जिस प्रकार भोजपुरी को मिल रहा है, तो हमारे बज्जिका को भी एक अच्छा स्थान मिले। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वैशाली, आप इसको अपनी भाषा में बोलिए। अच्छा, मैं अपने भाषा में। हाँ। तो हम अपने के बोले छे कि हमर क्षेत्र जो है वैशाली, वो गणतंत्र के जननी है, ठीक है। तो गणतंत्र के जब जननी है वो, तो ओकर में अपने आप अपन एक मिठास है, अपन चीज है। और जे क्षेत्र हमेशा गणतंत्र के लिए जानल गेलै, उ क्षेत्र अगर उपेक्षित रहते तो ई बुरा है। तो हम चाहे छे कि भाई हमर जे क्षेत्र है वैशाली क्षेत्र, वहाँ विशेष रूप से जो हमर भाषा बज्जिका बोले जाए छे, उ भाषा के थोड़ा नाम सम्मान मिले और मान सम्मान मिले, और वो भी पूरा विश्व विख्यात हो, उसको भी, ओकरो भी पूरा ख्याति मिले। और हमार भाई सब के भी, जो हमार भाई सब देख रहा, सुन रहा हमार बोली, हम चाहे छे कि तू जहाँ रह यह बोली में बात कर, ठीक है। क्योंकि हमू कोशिश करे छे कि हम जहाँ जाऊँ, दिल्ली बम्बई कहूँ गेली तो हम अपने ये बोली में बोली कि भाई हमारा नाम ये है। वो सब बोलक अंग्रेजी में बतियालक हमरा से, कोई अपन भाषा में बतियलक। लेकिन हम कोशिश करे छे कि हम खास करके बिहार से जब बाहर गेली तो अपने भाषा में बतियाए के कोशिश कैली। लोग के मतलब आश्चर्य भी हो कि भाई ई कौन भाषा में बतियाई छे। हम बिहार के एगो भाषा है, एकरा बज्जिका बोले जाए छे, तो हम सब बज्जिका में बोले छे। तो बज्जिका हमरा तो चूँकि बचपन से वही भाषा बोलिए, कहलिए, सुनलिए, वो भाषा हमरा एकदम अंदर में है। तो हम चाहते कि भाई आने वाला भी लोग सब एकरा सीखे, जाने, बच्चा सब भी जाने। क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग तो आजकल अवॉइड करे छे, बोले कि अपन लोकल भाषा, बाप रे वाह हम ये बोलम, मतलब मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगा, लोग ऐसे अवॉइड करे छे। लेकिन हम चाहे छे कि भाई जे तोहर भाषा हो, जे में माए बाप तोरा सिखल को, बच्चा से, दादी से, जेकरा से तू बात खेला,
अपना गांव परिवार के लोग से जगह से तू बात कला उ आदमी भी ओकरा सुने और उ गर्व महसूस करे कि हमर कोई बेटा है वहाँ जो हमर बोली में बतिया रहा, हमर बात कर रहा। और हम अपने की ई बात आज बोल के जाई थी कि हम विधानसभा पहुंचली तो हम जितना क्वेश्चन हमर होता हम यही भाषा में बोलबे। आर अगर हम शपथ ग्रहण भी करबै तो अपन बजिका भाषा में शपथ ग्रहण करबै और वैशाली के नाम एकदम पूरा बिहार और विश्व के पटल पर ले जाके हम काम करबै। ई हम अपने के आई कह के जाई छी, ई वादा करे छी और अपने जितना भाई सब है उस सब के बात हम आज कह के जा रही है कि भाई आपके भाई आपका बेटा अगर कहीं अगर बड़ा स्थान प्राप्त करते तो ई बजिका भाषा के सर्वश्रेष्ठ रखते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कैजुअल टॉक में अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, नमस्कार।